ऐसे हमने बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज की। जो हमारे पास आए हम उसको एक अच्छे ढंग से एक ट्रीटमेंट दें ताकि वो उस ट्रीटमेंट को कहीं भी चाहे वो चैलेंज करे। आप देख रहे हैं कंप्यूटर वर्क का ज़माना है। ओके। ठीक है, कंप्यूटर पे क्या होता है कि मिनिमम 8 आवर सीटिंग हमारी हो रही है, 8 से वो 10-12 तक चली जाती है। यस सर, अब श्योर। उसके बीच में हम कितनी बार उठ के हम एक्सरसाइज करते हैं? हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं। Right. हम उठेंगे सिर्फ लंच करने के लिए, खाना के लिए, या फिर टी कॉफ़ी। और ये डेली बात मैंने सिर्फ जो यंग लोग देख रहे हैं इस वीडियो को और जो अपने एकेडमिक करियर में आगे जाना चाहते हैं, तो सर ने उनके लिए बताया है कि कैसे आप एकदम क्लियर होके इसमें जाइए। और देख ही रहे हैं आप कितना वास्ट फील्ड और कितना सेटिस्फाइंग फील्ड है दैट यू विल फिक्स पीपल्स पेन। So hello everyone, I am in the clinic of Dr. Sarvottam Chauhan, the senior physiotherapist and international master trainer in sports rehab. Hello sir. How are you? Good, Please, sir. please Fine. welcome. So this is our clinic, Prognosia. So basically we are in physiotherapy and are looking orthopedics cases, musculoskeletal cases, जो हड्डियों से और आपके जोड़ों से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, क्रोनिक बिगड़े से बिगड़े हुए स्पाइन के केसेस भी हम ट्रीट करते हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज को ट्रीट करते हैं। एंड हमारे पास एक मशीन है जिसका नाम है डेस्मोटेक। तो दिस इज़ ए इटालियन कंसेप्ट जो नॉर्थ इंडिया में हमारा पहला और दूसरा एक सेंटर है हमारे फ्रेंड का ही है, उनका है। तो हम ये कंसेप्ट यहाँ पे लेके आए थे एंड वी आर ऑथराइज्ड एंड वी आर रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द इटली। बहुत सारे लीडिंग हॉस्पिटल्स हैं जैसे मैक्स हॉस्पिटल, फोर्टिस और मेदांता द मेडिसिटी, उसमें सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट रह चुके हैं सर। बहुत ज़्यादा खुश हूँ अंदर से। और मैं शायद आपके आपको आई डोंट नो आपको पता है नहीं पता है, सो टुडे इज द वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे। वाह। सो दिस इज 8 सितंबर और 8 सितंबर को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे होता है। तो और दिस इज सर दिस इज वेरी लकी डे। तो मैं तो बहुत सौभाग्यवान समझता हूँ कि आज मैं मिला हूँ। और सर का 16 साल 17 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो सर के साथ क्लिनिक घूमते हैं और देखते हैं कुछ पेशेंट्स पे क्या प्रोसेस चल रहा है, कौन सा ट्रीटमेंट हो रहा है। आइए। सो ये हमारा एक्सरसाइज का एरिया है। बेसिकली हम यहाँ पे एक्सरसाइज परफॉर्म करवाते हैं। आपका पिलाटेस है, कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, बैलेंस ट्रेनिंग है, न्यूरो रिहेबिलिटेशन है, या गेट ट्रेनिंग है, या स्पोर्ट्स इंजरीज हैं। स्पोर्ट्स इंजरीज में जैसे बहुत सारी इंजरीज होती हैं, जैसे ACL इंजरी आपकी होगी है, मेनिस्कस टीयर हो गई, या आपका स्लैब टीयर हो गया, या गोल्फर्स इंजरी है, बैक इंजरी है, हैमस्ट्रिंग इंजरी है, या आपका प्लांटर फेशियाइटिस है। बहुत सारी ऐसे स्पोर्ट्स इंजरीज में ही आती हैं, उनका ट्रीटमेंट हम करते हैं। उसके साथ साथ जब सर्जरी हो जाती है या एक प्लेयर है जब वो इंजर्ड हो जाता है, इंजरी के बाद उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो जाती है, राइट। तो उस परफॉर्मेंस को पहले हम इंजरी को हील करते हैं, हील करने के बाद फिर परफॉर्मेंस को उसको वापस ग्राउंड में लेके जाना और उससे बेहतर परफॉर्मेंस के लायक उसको बनाना, ये फिजियोथेरेपी का काम है। फिजियोथेरेपी कहीं एक वर्ड तक सीमित नहीं है। आपका चाहे वो बच्चा हो, एक बच्चा पैदा होता है, उसको बहुत सारी कंडीशंस आजकल आपको देखने को मिली होंगी। CP चाइल्ड है, सेरेब्रल पैल्सी है, या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, या उसको स्ट्रक्चरल कोई प्रॉब्लम है, उसमें फिजियोथेरेपी काम करती है। एक बच्चा अगर ICU में है, उसकी चेस्ट फिजियो भी एक फिजियोथेरेपिस्ट ही करता है, उसका सक्शनिंग भी फिजियो करता है। सेकेंडली फिर जैसे बड़े होते हैं हम, ठीक है, आजकल स्कूल एज में अगर हम लें, स्कूल एज में अब बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं पोस्चर से रिलेटेड। बच्चे अब पढ़ते हैं, उनके स्लाउचिंग पोस्चर हो गया है, फ़ोन हम देते हैं बच्चों को, टैब्स हम देते हैं, कंप्यूटर्स का ज़माना है, मॉडर्न ज़माना है। तो मॉडर्न ज़माने के साथ साथ जो प्रॉब्लम है वो भी मॉडर्न है, वो भी नई आ रही हैं। जो पुराने ज़माने में नहीं हो रही थी वो आज के ज़माने में एक यंग एज में एक बच्चे को हमें देखने को मिलती है। जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है और हम एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अपनाते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी पोस्चर से रिलेटेड, हमारी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ती जा रही हैं। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कंप्यूटर वर्क का ज़माना है,
ओके ठीक है। कंप्यूटर पे क्या होता है कि मिनिमम 8 आवर सीटिंग हमारी हो रही है, 8 से वो 10-12 तक चली जाती है। यस सर अब उसके बीच में हम कितनी बार उठ के हम एक्सरसाइज करते हैं? हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं। Right. हम उठेंगे सिर्फ लंच करने के लिए, खाना के लिए, या फिर टी कॉफी। और ये डेली लाइफ में जैसे 5 दिन डेली लाइफ में। सेकंड रीजन मैं आपको बताता हूँ, हम इंडोर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। Right. अब गाड़ी एसी है, घर एसी है, बाहर हम निकलना पसंद नहीं करते, ऑफिस एसी है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा सन एक्सपोजर कम हो गया। सन Right. एक्सपोजर कम होने से क्या हो गया, विटामिन डी की डेफिशिएंसी ड्रॉप डाउन होती जा रही है। एवरी थर्ड पर्सन हैविंग ए विटामिन डी डेफिशिएंसी, अगर हम टेस्ट करवाएंगे तो। उसके साथ साथ हमारी डाइट है जो, वो न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ हम नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से विटामिन B12 भी आज की डेट में बहुत कम देखने को मिलता है कि ड्रॉप डाउन हो रहे हैं। अब विटामिन B12 की वजह से हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो वीक होता जा रहा है। विटामिन डी की वजह से हमारी बोन्स वीक होती जा रही हैं, जिसकी वजह से हमारा स्टेमिना, जैसे आप गांव में देखेंगे, एक मजदूर है, उसको आप कभी मुश्किल ही कहते सुना होगा उसके कमर में दर्द है या उसके गर्दन में दर्द है। लेकिन जो कभी गर्दन का काम नहीं करते, वेट नहीं उठाते, उनको गर्दन में दर्द है और कमर में दर्द है। क्यों? यस में आपने बहुत रियलिस्टिक एग्जांपल दिया है। ये हो रहा है, मैंने भी अपने गांव में फील किया है। और मैंने ये देखा है कि जितने भी आर्थराइटिस के, ये पार्किंसंस के, इस सब के भी मतलब लगाव ये फिजियोथेरेपी से ही है कि ज़्यादा हद तक इससे ठीक हो जाता है। तो उससे पहले सर बस थोड़ा सा कि मैं जानना चाहूँगा कि आप ये जो मैम के साथ अभी ये प्रोसेस हो रहा है, ये एक्चुअली में क्या है, इनको प्रॉब्लम क्या है? देखिए और कैसे इनका ट्रीटमेंट हमारे पास अभी करीब 4-5 महीने से हमारे पास आ रही हैं, क्योंकि इनको पुरानी इंजरी थी, घुटने में इंजरी थी, जिसकी वजह से इनको नी में पेन, स्वेलिंग काफ़ी थी और चलने फिरने में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो MRI जब इनकी हुई तो उसमें अंदर इंजरीज भी थी, इफ्यूजन मीन्स फ्लूइड काफ़ी इकट्ठा हो रखा था और टिश्यूज काफ़ी उसमें टियर थे। अब कई बार होता है हमें छोटी इंजरी हो जाती है, हमें पता नहीं होता, धीरे धीरे वो बड़ा रूप ले लेती है या एक बड़ी इंजरी बन जाती है। साइड की सपोर्टिंग मसल्स भी उसमें खराब होने लग जाती हैं। तो उसकी वजह से फिर जब हमने इनको असेसमेंट किया, इनके सारे इन्वेस्टिगेशन किया, तो इंजरी की वजह से इनकी मसल्स भी वीक थी और जॉइंट जो है काफ़ी स्वेलन था। अब उसके लिए हमें ट्रीटमेंट जो हम देते हैं, बेसिकली आज जैसे आपने कहा मॉडर्न ज़माना है, तो मॉडर्न ज़माने की मशीनें भी मॉडर्न होनी चाहिए, तो इसलिए मॉडर्न मशीनें हम यूज़ करते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ वायरलेस। ये वायरलेस एक मशीन है, इसका नाम है कॉम्पैक्स 8। कॉम्पैक्स 8 एक अमेरिकन कंपनी है, वो इसको बनाती है। दिस इज़ अ वेरी, ऐसा इनको जो प्रॉब्लम है, ऐसा पेशेंट अमेरिका भी जाए तो यही वाला यंत्र यही मशीन लगेगी। आप वो अमेरिका और वो आपके पास अवेलेबल है, चाहे वो फ्रांस चला जाए, मशीन ये मिलेगी उनको। मतलब जितने भी स्मार्ट टेक्नोलॉजीज के साथ आज कोई भी ट्रीटमेंट कर रहा है फिजियोथेरेपी का, वो सब यहाँ पे आपके पास है। मैं सब तो नहीं कहूँगा कि वर्ल्ड में तो इस अभी तो हो भी रहे हैं एक्सपेरिमेंट और हाँ ठीक है, तो लेकिन ये कहेंगे कि जो एसेंशियल नीड है वो हमारे पास है। और ये मशीन अपने आप ही बॉडी की मसल्स को असेस करती है और अपने आप उसमें स्कैन करके एक इंटेंसिटी देती है, करंट देती है, जिससे कि मसल्स को रीइंफोर्स किया जाता है। द मसल इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट मेथड। ठीक है जी, रीइंफोर्समेंट का मतलब है जो मसल्स काम नहीं कर रही थी अपने आप, उसको हमने पैसिवली कॉन्ट्रैक्शन देके उसको हमने काम करने के लायक बनाया। ओके। और धीरे धीरे मसल के साथ साथ हम लेजर थेरेपी क्लास 4 हाई पावर लेजर हम यूज करते हैं। हाई पावर लेजर जो होती है बेसिकली वो टिश्यू हीलिंग का, सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग का काम करती है। बेसिकली वो एक एनर्जी है। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, हम क्यों खाना खाते हैं? जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं। जिंदा क्यों रहना है? हमने खाना खा लिया तो वो तो बहुत होना चाहिए, बट नहीं, एवरी डे हमारी बॉडी में बहुत सारी लाखों करोड़ों सेल्स मरती हैं। अब उन सेल्स को दोबारा बनाने के लिए हमें खाने की जरूरत होती है जो हमें एनर्जी देती है। ओके, राइट। ऐसे ही जब बॉडी की कई सारी सेल्स डैमेज हो जाती है और जो खाने से और चीज़ों से हम उसको नहीं रिकवर कर सकते, तो हमें आर्टिफिशियल चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है, ताकि एक हम ऊपर से डिलीवरी, एक एनर्जी डिलीवर करें उसमें, वो एनर्जी उस टिश्यूज़ को नई सेल्स बना के हील करें। Because of the reason, because the things that are being used over here are, I get it over here only. I don't get it near to my place. ठीक है। So I come from far off place. और आगे और इम्प्रूवमेंट में आएंगे और एक्सरसाइज वगैरह करिए। ठीक है सर, थोड़ा सा आगे और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम आगे चलते हैं, देखते हैं। ये हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं। ये तो पूरा सर, ये मुझे लग रहा है कि जैसे एक जिम भी है यहाँ पे, एक नॉर्मल जिम भी है कि यहाँ पे जिम एक अलग चीज होती है, बट ये ऐसी फंक्शनल हम कह सकते हैं। मीट माय टीम, डॉक्टर तुलिका है, डॉक्टर कालिंदी हैं, डॉक्टर वरुण हैं, राइट। दे आर ऑल क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट, एक्सपीरियंस्ड हैं सारे।
और बाकी फिर हम आते हैं फंक्शनल। दिस इज ए इटालियन टेक्नोलॉजी दैट इज कॉल्ड डेस्मोटेक। ओके, डेस्मोटेक। डेस्मोटेक, अब डेस्मोटेक में क्या होता है बेसिकली, दिस वर्क्स ऑन द आइसो इनर्शियल मेथड। अब ठीक है। आइसो इनर्शियल मेथड क्या होता है, बेसिकली हम कोई भी जब एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, सपोज करो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है सर। जैसे हमने ये डंबल लिया है, ठीक है, ठीक है, अब ये डंबल हमने लिया, हम बाइसेप्स करते हैं, और Alright. जब हम बाइसेप्स करते हैं तो हमारी एक साइड की मसल ही काम करती ठीक है, है। राइट, और वो उन्हीं का कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसी की स्ट्रेंथनिंग होती है। ठीक अब ये मशीन क्या काम करती है, अगर मैं यही काम इस मशीन से करूंगा ठीक तो है। मुझे, आप देखिए, अब एक जरा मशीन को दिखाइए। अगर मैं इससे ये काम करूंगा तो ठीक मेरी है। इसके साथ साथ ये मसल्स भी काम करेंगी। दिस इज कॉल्ड आइसो इनर्शियल मेथड। ओके, एक मान लो हमारे पास पेशेंट आता है या जी। एक स्पोर्ट्स पर्सन है जिसको अपना स्टेमिना बढ़ाना, अपनी परफॉर्मेंस बढ़ानी है, जी जी, तो उसको कैसे बढ़ाएंगे आप, इस मशीन की या फिर हेल्प से उसके इंजरीज के बाद उसको रिहैब करना है। करना है। तो उस केस में सपोज हमारे पास कोई गोल्फ प्लेयर आया है, ठीक है। उसकी गोल्फ की हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो हम गोल्फ के तरीके से ही उसको हम फोर्स के साथ अच्छा, ट्रेनिंग करवाते हैं, जी, राइट। कोई टेनिस प्लेयर है तो हम उसकी टेनिस की प्रैक्टिस इस पे करवाते हैं। so the proper muscle Yes. would get more Yes, stronger more stronger, and with the same time eccentric and with a good concentric. alignment movement। Eccentric and concentric एक साथ इसमें होता है, जिसको हम आइसो इनर्शियल मेथड कहते हैं। ठीक और है। ये इसमें मोर देन 100 टाइप की एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। आप शोल्डर की, क्या स्पाइन की, हिप की, एंकल की, रिस्ट की, सब की एक्सरसाइज पर डिजाइन होती है। इसकी बहुत सारी अटैचमेंट्स होती हैं ठीक जो है सर। अटैच करके हम एक्सरसाइज करवाते हैं। ठीक है सर, Right? सब बढ़िया आगे चलते हैं। जी। ये हमारे ट्रीटमेंट और कंसल्टेशन रूम है। ठीक है सर, काफ़ी एकदम क्लीन और फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल, हम हाइजीन का बहुत ध्यान रखते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्लीन। हाइजीन इज अ मस्ट। I must say this is really the cool place. The vibe is coming good. And ये machines के बारे में आप थोड़ा सा बता दो सर। ये जो मैं आपसे बात कर रहा था, दिस इज लेजर मशीन। ठीक है। ये वही क्लास 4 लेजर है। बाकी ये आपकी IFT टेंस कॉम्बो और ये अल्ट्रासोनिक मशीन्स होती है। ये तो यूजुअली हम हर एक फिजियोथेरेपी सेंटर में मिल जाती है, बट लेजर है और वो जो वायरलेस है ये थोड़ा यूनिक है। ठीक है। दिस इज ऑल्सो ट्रीटमेंट रूम। ओके। तो इसमें भी हम प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए, नीट एंड क्लीननेस का ध्यान रखते हुए, ये आर्थराइटिस है, ये जो मैंने पढ़ा आपके बारे में, जो पोस्चर अलाइनमेंट है, ये सब, तो ये सब चीज फिजियोथेरेपी से ही रिलेटेड है या फिर इसका मतलब फिजियोथेरेपी का रोल है इसमें? देखिए, पार्किंसंस का क्योर फिजियोथेरेपी में नहीं है। सर बैठिए प्लीज। पार्किंसंस बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू योर डोपामाइन, Okay. राइट। तो उसके लिए जो न्यूरोलॉजिस्ट है उनका मेन रोल होता है, और उसके साथ साथ जो मूवमेंट डिसऑर्डर्स आते हैं या फिर मूवमेंट में पुअर बैलेंसिंग है या पुअर कोऑर्डिनेशन होता है, उसमें फिर रिहैब में फिजियोथेरेपिस्ट का काम आता है। ओके। और दूसरा आप क्या पूछ रहे थे? मैं पूछ रहा था कि जैसे ये बीमारियां जो है आर्थराइटिस है, गठिया, क्योंकि मैं खुद बहुत लोगों से मिले, मेरे फादर आर्मी रिटायर हैं सर, और उनको भी जोड़ों में दर्द रहता है आर्थराइटिस का, और वो उन्होंने लगभग बहुत सारे डॉक्टर्स से उन्होंने कंसल्ट किया, ओसवाल हॉस्पिटल, ये सब में ट्राई किया, लेकिन ये जो जोड़ का दर्द है वो लगभग मैं देखता हूँ बहुत सारे परसेंटेज में 80% लोग के अब तो यंग एज में भी मतलब बैक पेन, नेक पेन या कहीं भी दर्द करना, तो ये आर्थराइटिस ठीक हो सकता है फिजियोथेरेपी से? 100%। हाँ, मैं उसी चीज़ पे आता हूँ। इनफैक्ट जो अभी आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे हम मना रहे हैं, उसकी जो आज हमने थीम रखी थी वो आर्थराइटिस ही रखी थी, और बल्कि इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अभी आज ही बल्कि हमारा एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ है। ठीक है सर, ये देखिए, इसमें बल्कि आप आर्थराइटिस के लिए रामबाण है फिजियोथेरेपी, आज का ही पेपर है और आज ही पब्लिश हुआ है। ओके, तो ये दैनिक जागरण सिटी गुरुग्राम का आज का ही है। आज का ही है। और इससे पहले भी दैनिक जागरण नेशनल जो हमारा पब्लिकेशंस होता है, सप्तरंग का जो पेज है जी, उसमें भी हम बहुत बार आर्थराइटिस के ऊपर हम लिख चुके हैं। हाँ सर, मैं पढ़ा भी था आपके बारे में, और मैंने आपको देखा भी प्रैक्टो पे, और ये जितने भी ये लिंक्डइन पे भी आपका, तो आपका बहुत बढ़िया एक तो मुझे अच्छा लगा कि आपका फीडबैक बहुत बढ़िया है कि कैसे आप अच्छे वाइब में अच्छे चीज़ों को सही से जान के सही ठीक करवाते हो। और
मैं ये पूछना चाहूँगा सर कि जो करंट सिनेरियो है फिजियोथेरेपी का और जो फ्यूचर है उसमें कितना हद तक लोग जो अब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जैसे जो भी डाइट्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी एक्सरसाइज करना नहीं चाहते हैं लोग, आपको भी पता होगा कि लोग भागते हैं इससे, तो कैसे आप पेशेंट्स को इससे इंस्पायर कर पाएंगे कि हाँ एक्सरसाइज करके या अच्छी डाइट लेके? देखिए, आप जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, ठीक है, हम उनको कंसल्ट करते हैं और उनकी असेसमेंट करने के बाद हम उनको बताते हैं कि आपको इतना टाइम एक्सरसाइज हमारे साथ करनी पड़ेगी जी। बट गलती कहाँ पे होती है? एक पेशेंट है, वो सोचता है ठीक है जी मैंने एक्सरसाइज सीख ली, मैं कर लूँगा, बट एक ह्यूमन नेचर होता है। But they don't give that much time to you. Exactly. And they're more focusing on their own work and making money, but So not after focusing on getting health. the mild relief, they forget about it. Right. Okay. प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है, जी राइट। बट क्या होता है, फिर वो थोड़े दिन के बाद फिर हमारे पास आते हैं, जी। फिर उनकी प्रॉब्लम और बढ़ी हुई हमें मिलती है, फिर उनको उनकी मजबूरी हो जाती है आना। बट अगर सही टाइम पे, अब जैसे आप बात करें अर्थराइटिस की, जी। हम अर्थराइटिस को कब जानते हैं? आप बताइए, कब हम आपको पता चलेगा आपको अर्थराइटिस है? जब मुझे दर्द कहीं सीवियर पेन होने लगा Exactly. या फिर ऐसा लग रहा है कि कहीं पे बहुत कमजोरी फील हो रहा है हड्डियों में। जब आपको आपकी बॉडी अलार्म देगी तब आपको पता चलेगा। जब आपकी बॉडी आपको बताएगी समथिंग इज रॉन्ग विद यू, राइट, बट आपको प्रॉब्लम पहले से, अर्थराइटिस इज नॉट लाइक ए डिजीज कि वो एक दो दिन में बन जाए, इट्स ए डिजनरेशन प्रोसेस। वो धीरे 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 बोन्स को डिट्रियोट करती है, कार्टिलेज धीरे धीरे खत्म होता है। आपको पता चलता है जब वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत बढ़ चुका होता है और वो स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी डेली रूटीन की एक्टिविटी कम होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है। अब उस स्टेज पे, चलो आपने उस स्टेज पे पहुंच गया कि आपको पेन का पता चल गया, इमीडिएट गो टू द फिजियोथेरेपिस्ट, राइट, और ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स के पास जाएंगे, वो चलो वो उनकी फील्ड है सर्जरी, ठीक है, वो आपको मेडिसिन देंगे और फिजियोथेरेपिस्ट के पास फिर भेजेंगे जी। ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास आके आपको एक पेन मैनेजमेंट मशीनें मिलेंगी जो जैसे हम दिखा रहे थे अभी आपको, कुछ एक एक्सरसाइज रिजिम मिलेगा जिससे आपकी स्ट्रेंथन होंगी मसल्स। ठीक है, ठीक है, एक डाइट आपकी मॉडिफाइड की जाएगी, एक हाई प्रोटीन डाइट पे आपको न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ आपको बताया जाएगा, ठीक है, इसमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ठीक है, देखिए, और तो ज़्यादा ये मैं कह सकता हूँ सर कि इस वाले प्रोसेस में ये बहुत ज़्यादा नेचुरल और बढ़िया प्रोसेस है कि ज़्यादा दवाइयों का यूज़ नहीं है, जो सिंथेटिक दवाइयाँ हैं, और ज़्यादा ये यूज़ है कि कितना ज़्यादा आप डाइट, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लेके आप बढ़िया अपना शरीर को संभालते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है दवाइयों से। देखिए, अर्थराइटिस के लिए आज तक ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनी कि जो अर्थराइटिस को जड़ से ख़त्म कर दे। खाएंगे 10-15 दिन, महीना और अर्थराइटिस जड़ से ख़त्म हो जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। यस, प्रिवेंशन के तौर पे मेडिसिन दी जाती हैं ताकि आपका कार्टिलेज थोड़ा बेटर हो। कुछ मेडिसिन है जो कार्टिलेज पे काम करती हैं, कुछ मेडिसिन है जो आपके स्टिफनेस पे काम करती हैं, कुछ मेडिसिन है जो आपकी बोन स्ट्रेंथ पे काम करती हैं। उसके साथ साथ ये तो एक पार्ट है ही है, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो मेडिसिन आपको लेनी ही पड़ेगी, बट साथ ही साथ आपको अगर उसको क्योर करना है, आपको इम्प्रूव करना है, अपनी एक्टिविटीज़ को डेली रूटीन में नॉर्मल करना है, आपको फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी जी। और वही मैटर करता है कि आप उसको कितने अच्छे ढंग से करते हैं, कितने क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास आज आप जा रहे हैं जो आपको अच्छे से असेसमेंट करके एक सही राय आपको दे। या बिकॉज पीपल आर ऑलरेडी लेजी नाउअडेज सर। तो मैं सर आपसे एक चीज़ पूछूंगा कि अभी तक के आपके इतने जो 16-17 साल के में आपने एक्सपीरियंस इतना लिया है, बहुत सारे लोगों को आपने ठीक किया होगा ज़रूर, ये मैं कह सकता हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग एक कोई ऐसा पेशेंट था जिसको आपने बढ़िया एक मतलब बुरे स्थिति से अच्छी स्थिति में लाया हो और आपको फील होता हो कि नहीं ये मैंने एक काम किया है जिसको बहुत ज़्यादा मैंने डिफरेंस ला दिया एक आदमी की लाइफ में, तो आज तक के देखिए ऐसा कोई एक पेशेंट या मैं नहीं कहूँगा कि हाँ कि हमने ऐसा एक के साथ किया, ऐसा हमने बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज की है। इनफैक्ट हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जिनकी सर्जरी खराब हो जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि डॉक्टर की गलती से खराब हुई, बट यस एक बार सर्जरी होगी किसी रीजन से, स्पाइन सर्जरी हुई और वो रिवर्स हो गई जी। अब हमारे पास एक पेशेंट आए हैं, मान लो उनकी हैंड की कार्पल टनल की सर्जरी हो गई। कार्पल टनल हैंड में होता है जो बेसिकली यहाँ पे कंप्रेशन की वजह से होता है, ठीक है। अब
उनके सेम दूसरे हाथ में भी प्रॉब्लम है, बट जो पहला हाथ था वो सर्जरी के बाद और ज़्यादा ख़राब हो गया। अब पेशेंट कैसे ट्रस्ट करेगा कि दूसरे हाथ की मैं सर्जरी करा लूँ? मतलब अच्छा। सर्जरी का मतलब ही काट हाँ, फिट ठीक करके है। होता है कि इंसिजन देके आप जो भी कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो हमारे पास आए हैं, ऐसी कंडीशंस में आए हैं, सर्जरी कराने के बाद आए हैं और उसके बाद बहुत निराश होकर आए हैं हमारे पास, हमने उनको भी ठीक किया है। और एक नहीं, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको हमने ठीक किया है। और आज देखिए हमारा जो काम है, डॉक्टर्स का जो काम होता है वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी का होता है। हम एक मरीज को ठीक करते हैं, वो हमारे पास 10 मरीज भेजता है। श्योर, ठीक है ना। और इसलिए हम इसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि जो हमारे पास आए हम उसको एक अच्छे ढंग से एक ट्रीटमेंट दें, ताकि वो उस ट्रीटमेंट को कहीं भी चाहे वो चैलेंज करे जी। और चाहे वो किसी को बताए, तो हम अपनी जगह एक सही अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। राइट सर, ये वाला आपका कॉन्फिडेंस सर, श्योर जो भी देख रहे हैं लोग, उनको मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी काम को करने में जो ये श्रद्धा होता है और जो ये कॉन्फिडेंस होता है, वही चीज़ एक अलग एनर्जी से ही दूसरे को ठीक कर देता है। बाकी सर मैं एक दो चीज़ें हैं जो पूछना चाहता हूँ कि लोग बोलते हैं कि डॉक्टर्स परमात्मा का रूप होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। तो क्या आप जब किसी को भी अपने पेशेंट्स को इलाज देते होते हैं या ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, चाहे वो बहुत बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन हो या कोई पॉलिटिशियन हो या कुछ भी हो, तो क्या आप मतलब उस समय आपके दिमाग में या मन में ये रहता है कि हाँ वो विश्वास रहता है? बिल्कुल विश्वास, देखिए इस विश्वास के बिना कुछ नहीं है। ठीक है, अगर हम सोचे हम ही परमात्मा है, हम ही सब कुछ हैं, तो ये घमंड होता है। ठीक है, परमात्मा ही एक सर्वशक्ति है और उसके बिना ये दुनिया नहीं चल सकती। ठीक है, मानने वाले मानते हैं, नहीं मानने वाले नहीं मानते। बट यस, जब हम सुबह उठते हैं और जब मैं क्लिनिक आता हूँ तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि भाई मैं जिस मरीज को हाथ लगाऊं वो मरीज हमारे यहाँ से ठीक हो। जी सर। ठीक है, और यस ऐसे बहुत सारे, मैं हर मरीज को छूने से पहले भगवान का नाम नहीं लेता, बिकॉज ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि भाई मैं हर टाइम भगवान को याद करूं। हाँ, जब कहीं पे मुझे लगता है कि मेरे पास एक चैलेंजिंग केस आया है और मैं अपने मन में ये सोचता हूं, जब मैं उसकी कंसल्टेशन करता हूं पेशेंट की, कि भगवान मैं जो मेरे मुंह से बोल रहा हूं ना उसको सत्य करना बस तू। राइट। ठीक है, कि मैं जो पेशेंट को कमिटमेंट कर रहा हूं कि 3 महीने में ठीक करूंगा, तो मैं चैलेंज के साथ उसको ठीक करके दिखाऊंगा। ये विश्वास है मेरा। जी। ठीक है, मुझे अपने ऊपर विश्वास है, भगवान पे विश्वास है। श्योर सर, ये चीज़ मैं भी मानता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये चीज़ देखते हैं। और ये बताइए सर कि जितने भी अभी यूथ हैं और ये कह लीजिए कि जितने भी लोग मेडिकल के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपने सोचा होगा थोड़ा सा मन में कि मैं क्या जो करने जा रहा हूँ इसमें करियर क्या है, तो उन सब के लिए थोड़ा सा आप क्लियर कर सकते हैं कि कैसे एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बन के वो आए, या फिर आपको हेल्प करने के लिए, जैसे आपके साथ 4 फुली सर्टिफाइड लोग हैं, तो वो कैसे वो सर्टिफिकेशन वगैरह ये सब क्या उनको करना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि जो फिजियोथेरेपी एक कोर्स है जी, ये उसके लिए हमें पहले जो 12th होती है, 12वीं 11वीं 12वीं जो 11th 12th क्लास है, उसमें मेडिकल साइंस से आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है, मेडिकल से जब आप पास होते हैं 12th में, उसके बाद आप कुछ कॉलेजेस जो हैं वो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, जैसे MBBS का होता है, डेंटल का होता है, ऐसे ही फिजियोथेरेपी का भी एंट्रेंस होता है। ठीक है। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है। ठीक है। अब 4 साल की BPT है जिसको हम बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी बोलते हैं। 4 साल की पढ़ाई करने के बाद 6 महीने की इंटर्नशिप आपको करनी होती है। तो टोटल 4.5 से 5 साल तक आपके पूरे लग जाते हैं एक बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी करने में। ठीक है। अब जब हम एक BPT कर लेते हैं, ठीक है, बट आज का दौर है तो सभी सोचते हैं कि हम आगे भी कुछ और करें, मास्टर्स इसमें करें, हम पोस्ट ग्रेजुएशन करें। तो उसमें फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, 2 साल की होती है, दैट इज कॉल्ड MPT, अब मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी। ओके। अब मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी में फिर वो थोड़ा स्पेशलाइज हो जाती हैं चीज़ें। MPT स्पोर्ट्स है, MPT न्यूरो है, MPT कार्डियो है, MPT गायनी है, MPT पेडियाट्रिक्स है। ओके। ऐसे MPT ऑर्थो है, मस्कुलोस्केलेटल है। तो इसमें फिर हम जब मास्टरी कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम अपने आप को प्लेसमेंट भी दिला सकते हैं। जैसे मैं कार्डियो की बात करूं, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें बड़े ICUs होते हैं,
ठीक है। उसमें जो आईसीयू में जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं तो यूजुअली जो कार्डियो पल्मोनरी थेरेपिस्ट होते हैं वो वहाँ पे काम करते हैं। स्पोर्ट्स है, ऑर्थो है, तो उसमें जो पेन मैनेजमेंट है या स्पोर्ट्स जो टीम्स हैं उनके साथ वो होते हैं। ठीक है, न्यूरो है तो न्यूरो के जितना रिहेबिलिटेशन हो गया, आपका ब्रेन सर्जरी, स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी, आपका पार्किंसंस या फिर आपका स्ट्रोक जो है, ठीक है, इस टाइप की कंडीशंस को एक न्यूरोथेरेपिस्ट देखता है। ठीक ठीक है, हॉस्पिटल में बेसिकली एक मिक्स जो है इन्वायरमेंट होता है, हर एक थेरेपिस्ट हर एक टाइप का पेशेंट देखता है। ठीक है, बट यस मास्टर्स करने के बाद आपका स्किल्स इंप्रूव हो जाता है। मास्टर्स के बाद फिर आती है सर्टिफिकेशंस की बारी। अब आज की डेट में क्या है, टेक्निक्स बहुत सारी आ गई हैं जो कि सिलेबस में नहीं होती है जी। अब जैसे नीडलिंग एक प्रोसीजर है, जो नीडल एक्यूपंक्चर नीडल होती है उसको हम फिजियोथेरेपी में यूज करते हैं, तो उसके लिए आजकल कोर्स होता है, छोटा सा कोर्स होता है, 2 दिन की 4 दिन की वर्कशॉप्स होती हैं। तो उसमें हम सीख जाते हैं, बिकॉज हमें अनाटमी पहले से पता है, वी नो द अनाटमी वेरी वेल। हमें फर्स्ट ईयर से ये ऑटिज्म जो होता है वो भी इससे कनेक्टेड है कुछ? देखो ऑटिज्म है वो न्यूरो का पार्ट आता है। ठीक है, उसमें न्यूरो और पेडियाट्रिक अगर बच्चे को है तो वो पेडियाट्रिक रिहैब होती है, वो भी फिजियोथेरेपी का ही पार्ट है। उसमें फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट दोनों मिलके काम करते हैं। ठीक है। और फिर इसमें सर्टिफिकेशन की बारी थी, उसमें फिर आगे आजकल कायरोप्रैक्टिक कोर्सेज होते हैं जिसमें हम स्पाइन अलाइनमेंट करते हैं, बट वो कायरोप्रैक्टर नहीं हम बोल सकते, बट वो ये है कि थोड़ी सी नॉलेज को इन्हेंस हमारी एक कर देते हैं, ऐड ऑन चीज़ें हो जाती हैं। फिर उसके साथ साथ अब कपिंग थेरेपी है, मसल रिलीज है, डीप टिश्यू मसाज है, आपका पोस्चर अलाइनमेंट थेरेपी है, आपकी काइनेसो टेपिंग है। टेपिंग स्पोर्ट्स पर्सन को यूजुअली हम करते हैं, कोई मसल्स को इम्बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए, जॉइंट फिक्स करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ऐसे ही बहुत सारी टेक्निक्स जो एथलीट्स वगैरह को। हाँ ठीक है। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आपके एक एड ऑन्स होते हैं स्किल्स में। They are not a courses. These are not a courses, but this is a add-on courses. Skills add-on. Skills add-on. उसके साथ साथ फिर PhD भी अब होती है, जिनको इंटरेस्ट है कि वो एकेडमिक में जाना चाहते हैं। ठीक है। एज पर द UGC अभी जो है मोस्टली यूनिवर्सिटीज में PhD की ही डिमांड है, तो अब मोस्टली एकेडमिक्स वाले जितने फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो PhD कर रहे हैं। ठीक है। इट्स अ वास्ट फील्ड। राइट, श्योर, वास्ट फील्ड है, क्योंकि और ये बात मैंने सिर्फ जो यंग लोग देख रहे हैं इस वीडियो को और जो अपने एकेडमिक करियर में आगे जाना चाहते हैं, तो सर ने उनके लिए बताया है कि कैसे आप एकदम क्लियर होके इसमें जाइए। और देख ही रहे हैं आप कितना वास्ट फील्ड और कितना सेटिस्फाइंग फील्ड है, दैट यू विल फिक्स पीपल्स पेन, सो इट्स पेन मैनेजमेंट। नहीं, पेन के साथ साथ आपकी अर्निंग भी है। देखिए मैं आपको बता दूं, फिजियोथेरेपी एक ऐसी फील्ड है जिसमें एक फ्रेशर बीपीटी करके जो आता है, ठीक है, वो भी अच्छा अर्न कर लेता है। मैं रीजन बताता हूँ आपको। ठीक है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो क्लिनिक नहीं आ सकते, हॉस्पिटल नहीं जा सकते, ठीक है, तो उसमें होम विजिट होती है, होम फिजियोथेरेपी होती है। अब होम फिजियोथेरेपी का मैं गुड़गांव जैसे एरिया में अगर मैं बात करूँ तो 800 रुपये से लेके 1000-1500 रुपये तक का एक विजिट का चार्ज है। ठीक है, और वो होना भी चाहिए। ठीक है, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मेरे घर में एक प्लम्बर बुलाया मैंने, ठीक है, 500 रुपये वो भी ले लेता है जी, वो कॉस्ट इफेक्टिव है। और वो तो ऐसे ही 1000-1500 के आसपास जो है विजिट का चार्जेस होना चाहिए, और उसमें क्या अगर 5-6 विजिट भी कर लेते हैं तो उनकी एक अच्छी अर्निंग हो जाती है, तो जो कि एक फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जी। ऐसे ही हम हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक्स में जॉब्स की बात करें तो दिस इज़ इन वेरी गुड डिमांड। आपको बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगी, कहीं पे भी, कितनी भी बड़ी सिटी हो आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी, आपको भटकना नहीं पड़ेगा जॉब के लिए। और एक सैलरी स्ट्रक्चर भी ठीक है, मतलब बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, बट एज ए फ्रेशर आप ज्वाइन करेंगे उसमें ग्रोथ के बहुत चांसेस हैं। आपका जैसे जैसे स्किल बढ़ेगा आपकी वैसे वैसे ग्रोथ होती जाएगी। सेलफोन का लोग जितना यूज कर रहे हैं टेक सेवी होके, तो ये चीज और ज़्यादा इसमें इसके लिए हानिकारक है शरीर के लिए कि सेलफोन यूज करना ज़्यादा अच्छे पोस्चर में नहीं करना? बिल्कुल हानिकारक है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जैसे जैसे टेक्निक्स बढ़ रही हैं, जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, तो मॉडर्न चीज़ें भी हम ले रहे हैं। मॉडर्न चीज़ें मीन्स कि मॉडर्न बीमारियां भी हम हमारे ऊपर आ रही हैं। जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ए टेक्स्ट नेक, मतलब टेक्स्ट नेक मींस के इस पे भी मैंने एक आर्टिकल दिया था, टेक्स्ट नेक। हां, टेक्स्ट नेक, इस पे भी मैंने एक आर्टिकल आई हैव लर्नड दिस नाउ, सॉरी टू इंटरप्ट सर, आई हैव लर्नड दिस नाउ, टेक्स्ट नेक। तो पीपल अवॉइड डूइंग टेक्स्ट नेक बाय डॉक्टर सर। यस,
तो टेक्स्ट नेक में बेसिकली क्या होता है कि हम इस पोजीशन में रहते हैं, हम खड़े होके या बैठ के हम उसमें टेक्स्ट करते हैं, चैटिंग करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जो मसल्स का फोर्स है वो कई गुना उस पर पड़ता है। तो जब फोर्स ज़्यादा पड़ता है तो धीरे धीरे मसल्स स्पाज्म में चली जाती हैं, ठीक है, नर्व्स हैं वो खिंचने लग जाते हैं, जिससे कि रेडिकुलोपैथी हम बोलते हैं, हाथ में पेन, सुन्नपन, उंगलियों में सुन्नपन आना स्टार्ट हो जाता है। ये सब टेक्स्ट नेक की वजह से होता है, जिसको हम सर्वाइकल एक नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं कि सर्वाइकल हो गया। सर्वाइकल कभी होता नहीं है, सर्वाइकल तो इस एरिया का नाम है। अब सर्वाइकल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जी राइट जी। और सर एक चीज़ मैं पूछूंगा कि इतने सारे आपके अवार्ड्स में देख रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा नज़दीक करके दिखाइए। और काफ़ी मैंने पढ़ा भी आपके बारे में आपसे मिलने से पहले, तो मुझे बढ़िया लगा। जैसे ये मैं देख रहा हूँ फिजियो लेजेंड अवार्ड एंड मोर लाइक दिस यू आर ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन। सो आपका जो आगे फ्यूचर में आप ज़रूर बहुत और अच्छे काम करना चाहेंगे इस क्षेत्र में, हेल्प के लिए लोगों को, कुछ फिलैंथ्रोपी वर्क आगे करने का आपका, या आपका ये सब एरिया में इंटरेस्ट? आपने शायद मेरे बारे में कम पढ़ा है, ठीक है। हमारी एक तो संस्था है द मायरा फाउंडेशन, ओके राइट, जो हम मेरी बेटी के नाम पे हमने खोली है। दिस इज ए रजिस्टर्ड एनजीओ गवर्नमेंट की तरफ से है। उसमें भी हम काफ़ी चैरिटेबल वर्क्स करते हैं जी। सेकेंडली हमारा एक नेम है फिजियो कनेक्ट। ओके, फिजियो कनेक्ट इस एजुकेशन बेस्ड नेम, जिसमें कि हम कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप करवाते हैं। तो अभी हमने जो फेब में हमारी फिजियो कनेक्ट 3 के नाम से हमने फरीदाबाद में मानव विज्ञान यूनिवर्सिटी में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई थी, जो हर साल हम करवाते हैं। ठीक है 2018 में हमने स्टार्ट किया था, जब मैं वेदांता में था, तब फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हमने वेदांता में की थी। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमने की थी। उसमें हमने किसी रजिस्ट्रेशन का भी चार्ज नहीं लिया था, अपनी जेब से इधर उधर से हमने फंड अरेंज करके उसको किया था। सेकेंड हमने फिर की थी लास्ट ईयर, वो भी फरीदाबाद में एशियन हॉस्पिटल में हुई थी। उसमें करीब हमारे पास 500 पार्टिसिपेंट्स थे। और अभी जो हमने फरवरी में की है उसमें हमारे पास 800 पार्टिसिपेंट्स थे इंटरनेशनल डेलीगेट्स के साथ, जिसमें कुछ सेलिब्रिटीज, कुछ मिनिस्टर्स भी आए थे, ठीक है। तो और उसका हमने इंटरनेशनल वहाँ के जो साइंटिफिक हमारे जो पेपर्स थे उसको पब्लिश किया है। और आगे अब जो अगले साल हम करेंगे उसमें हम डबल गैदरिंग के साथ कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम कम से कम 1500 से लेके 2000 तक की गैदरिंग के साथ हम लोगों को जोड़ें। जी सर, बहुत बढ़िया सर। ये बात तो मुझे और सुन के अच्छा लगा है कि ये वाला जो आपने चलाया है ये चैरिटेबल वर्क, इसको बढ़िया से और साथ साथ में देते रहिए, ताकि लोगों जो लोग दूर दराज में हैं, अभी मैं भी ये कोई अमेरिका से भी देखेगा, लेकिन कोई यूपी, बिहार, इधर गरीब किसी राज्य से कोई आदमी देख रहा हो, तो उसको भी थोड़ा सा आपसे मिल जाए कि हाँ ठीक है, कभी यहाँ हमारे अब देखिए जो हमारी फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन में हम एक चीज़ और है कि जो भी हमारे पास फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से आता है जी, ठीक है, अगर हमें लगता है कि हाँ जी ये गरीब परिवार से है, तो हम उसको कोई चार्ज नहीं करते। और ऐसे एक नहीं, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि हम उनका फ्री ऑफ कॉस्ट, और एक बात और मैं बता दूं, कॉस्ट हम उनसे नहीं लेंगे और ट्रीटमेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जी जी। चाहे हमारा जो एक प्रीमियम पेशेंट है जी, हम वही ट्रीटमेंट उसको देंगे और वही उस गरीब को देंगे। उसको टाइम भी उतना मिलेगा, मशीनें भी वही यूज करेंगे, उसको एक प्राइवेट रूम भी मिलेगा, और हम उससे कोई चार्ज नहीं करेंगे जी। ऐसे बहुत सारे मैं आपको दिखा सकता हूँ जो मायरा फाउंडेशन के नाम से ही हम जीरो बिलिंग करते हैं उनके नाम से, ठीक है, और उनका हम फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते हैं। श्योर सर, ये दिस इज वन ऑफ द heart touching thing that sir said, that if someone weaker from weaker section of our country, भारत से कोई भी, तो सर उसका फ्री इलाज करते हैं। तो ये एवी के शो में आप ये भी अपना दे सकते हैं कि हाँ मैंने ये शो देख के मैं सर के पास आया हूँ, तो झूठ नहीं बोलना है। अगर सच में आप हैं वीकर सेक्शन तो आइए। और सर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दिया है, इतना साल दिया, 16-17 साल का एक्सपीरियंस है, मैक्स हॉस्पिटल, फोर्टिस में, मेदांता द मेडिसिटी में, तो जैसे दूसरे जो डॉक्टर्स हैं और आपकी फेटर्निटी के जो लोग हैं, तो अगर जिस वाइब और एनर्जी के साथ जो आप अपना काम भी कर रहे हैं और साथ में ये चैरिटेबल वर्क कर रहे हैं, ये सब वीकर सेक्शन के लिए आपने खुल के ऐसे बोला है, तो कहीं ना कहीं आप मैनेजमेंट और अपना वो सब भी देखोगे कि हाँ कैसे करना है। तो आप दूसरे डॉक्टर्स जो हैं उनको कैसे, या यंग डॉक्टर्स जो आ रहे हैं अभी, उन लोगों को कैसे थोड़ा सा मोटिवेट या इंस्पायर करोगे कि ज़्यादा ये सेटिस्फेक्शन कहाँ मिल रहा है एक्चुअली लाइफ में, कि
लोगों को सही देखिए करने में? सेटिस्फेक्शन का एक ही मीनिंग है, संतुष्टि। जी इसको हिंदी में हम संतुष्टि कहते हैं। संतुष्टि कब मिलेगी? जी जब संतुष्टि सिर्फ पैसे से कभी नहीं मिल सकती है आपको, ठीक है। संतुष्टि तब मिलेगी जिस मरीज को आपने ठीक कर दिया, जी तब आपको संतुष्टि मिलेगी, ठीक है। हाँ, अगर आपकी एक फीस है यहाँ पे रहने का, क्लिनिक चलाने का एक्सपेंसेस है, आपको फीस तो लेनी पड़ेगी। जी बट यस, मैं ये जरूर एक मतलब हाथ जोड़ के सबको बोलूंगा जी कि हाँ जी, अगर आप के पास कोई पेशेंट ऐसा आ रहा है, जी ठीक है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, पेमेंट नहीं दे सकता, फीस नहीं दे सकता, तो एक दो पेशेंट, 4 पेशेंट अगर आप देख भी लोगे महीने में, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, जी है ना। आप कमा तो रही हो, कमा रहे हो आप, और आपका कोई उसमें लागत नहीं आ रही जी। है। आपका सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपको जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं तो आपको रेंट भी देना है, आपको बिजली का बिल भी देना है, ऑफ तो वो कोर्स उतना ही रहेगा। मशीन आपने लगा दी, ठीक है, वो उतनी रहेगी। जी बट आपको अगर एक दो पेशेंट की आपको दुआएं मिल जाए तो उससे बढ़िया आपका और क्या मिलेगा? जी ये सेटिस्फेक्शन है, ये संतुष्टि होनी चाहिए। Right. हाँ जी, हमने किसी का भला भी किया है। हाँ जी हाँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू आल्सो बियर द पीपल हु आर वर्किंग विद यू एंड हेल्पिंग मेनी अदर पीपल, तो उन सब का हर चीज़ देखना है। Yes. ठीक है सर। और बाकी सर बढ़िया लगा बात करके, और मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से ही आपका जो जैसे आप ऑनलाइन भी अवेलेबल होते होगे, ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हो आप किसी से, Yes, we can तो वो जो चीज़ जहाँ पे आपका लिंक्स है वो सब हम शेयर कर देंगे ताकि लोग आपसे ऑनलाइन कनेक्ट हो जाएं। जैसे जैसे ये कारमा आगे बढ़ रहा है, एक्सपेरिमेंट्स और होंगे आपके इंडस्ट्री, मतलब आपके इस क्षेत्र में, तो ये आगे इसमें कितना आपको लग रहा है कि स्मार्ट और या कितना सुधार होगा? ये टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होगा या लोगों के खुद के हैबिचुअल वे में जैसे वो हर डे बिताते हैं वैसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा? और आपके सलाह से टेक्नोलॉजी, डेफिनेटली टेक्नोलॉजी हेल्प करती है किसी भी चीज़ को बेहतर करने में, और आज की डेट में भी टेक्नोलॉजी फिजियोथेरेपी में भी बहुत आगे बढ़ गई है। आपने जो न्यूरो सेंटर्स होते हैं जहाँ पे ब्रेन सर्जरीज या न्यूरो के पेशेंट्स होते हैं बड़े, तो वो आजकल रोबोट आ गए हैं, ठीक है। रोबोटिक रिहैब होता है, जैसे एम्स में आप चले जाएं या फिर बड़े जो न्यूरो हॉस्पिटल्स हैं उनमें कुछ जगह पे आपको देखने को मिल जाएंगे जी। ऐसे इसमें हाइड्रोथेरेपी भी होती है, एक क्रायोथेरेपी होती है, जो क्रायो चैम्बर्स होते हैं, उसमें हम प्लेयर्स को, स्पोर्ट्स पर्सन को या जिसको पेन है उनको उसमें से गुजारते हैं। तो दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स, वो करोड़ों रुपए की लागत के साथ बनते हैं। तो दिस इज़ नॉट ईजी टू मेक द सेंटर्स एवरी एरिया, तो उसके लिए हमें बहुत पैसा लगाना पड़ता है, जो कि सबके बस की बात नहीं है। मेरे भी पास इतना नहीं है, अगर कई करोड़ रुपए होते तो मैं शायद मैं भी लगा सकता था, राइट। बट ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ट्रीटमेंट जरूर अच्छा हो रहा है, बट द थिंग इज, जैसे आपने पूछा कि टेक्नोलॉजी आने से बेहतर होगा या लोगों की सोच बदलने से बेहतर होगा। सबसे पहला है कि लोगों की सोच बदलने की, अपनी सोच बदलने से बेहतर होगा कि हम अपने आप को कैसे फिट रखें, एक मोटिवेशन कैसे अपने अंदर लेके आए, एक विल पावर कैसे अपने अंदर लेके आए, जिससे कि हमें काम करने और एक सही डाइट, फिट रहने की हमें जो है प्रेरणा मिल सके जी। तो ये जरूरी है। बाकी आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा जी। और मैं सभी जो हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये वीडियो देखा है, मैं थैंक यू बोलूँगा उनको सबको, मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। और ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मिस्टर अवकाश कुमार केयर ऑफ कोर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको फॉलो करें। ये ट्विटर पे भी है और यूट्यूब पे भी है। तो और वी आर इन प्रोग्नोसिया healthcare. Yes, and this was the legend Dr. सर्वोत्तम चौहान for you guys। और मैं चाहता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब लोग इस वीडियो को देख के सर ने जो भी बताया है उस पर ध्यान दे के अपने करियर को और अपने दूसरे लोगों को भी फिट रखने का, उनको अच्छा ये चीज़ बता के और बढ़िया से एक दूसरे की हेल्प करो एंड केयर करो। दिस इज़ ऑल। और बस सर का आशीर्वाद रहे तो मैं फिर आऊँगा सर के पास। और रेडियो पे एक शो आता है, जो फिट है वो हिट है नहीं? Sure, और ये सच्चाई है, जो फिट है वही हिट है।